नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने PDM बनाया, तेलंगाना में हमने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजय होंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब ये प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के खुद के नेता भी ये कह रहे हैं कि फिरोज खान जैसे नेता कि पहले हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके साथ लड़ने पर मजबूर। एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में PDM हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम B टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं, ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे। सर, देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसे पूर्व डिप्टी CM और लालू छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया। इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। और आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजन जो है किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा, कहां से लाएगा 10 लाख? देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा? तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई? पहली बार हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लेगा, और आज तो कहते हैं कि हमने नहीं किया। अच्छी बात है, आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने संविधान में 62 बार संशोधन किए और बाबा को पार्टी से बाहर किया। तरफ से कहा जा रहा है क्या? मुझे लगता है कांग्रेस के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, भविष्य के लिए उनके पास कोई विचार नहीं, तो वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की एक बार नहीं अनेक बार अपमानित किया, पार्टी से बाहर किया, चुनाव हरवाए और बाबा साहब के दिए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया और नेहरू गांधी परिवार ने किया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या जब 17 बार पंडित नेहरू ने, 33 बार इंदिरा गांधी जी ने इस तरह से करके संशोधन करते गए और अभी 7 बार तो मनमोहन सिंह जी के समय भी हुआ, तो 62 बार संशोधन जो कांग्रेस ने किया वो क्या सोचकर किया था? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने संसद भवन में जिस दिन पहले दिन प्रवेश किया, अपना शीश संविधान के आगे झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे।
हमने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थली, दीक्षा स्थली, शिक्षा स्थली, ऐसे सभी पर पंच तीर्थ बनाकर दिया है। चाहे वो मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, इंग्लैंड हो या दिल्ली हो। मोदी सरकार है जिसने संविधान दिवस भी मनाया और बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर छुट्टी भी घोषित की। अनेकों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, वो शायद ही पहले किसने दिया। कांग्रेस ने तो कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। ये तो कांग्रेस की सरकार गई तब जाकर बाबा साहब को सम्मान मिल पाया। यूपी में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। आपके कार्यकर्ता अब सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसके प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। संजय सिंह ने कहा कि जब हमारी पार्टी की मुखिया को जेल में डाला गया तो सपा ने हमारा साथ दिया। इस लड़ाई में सपा और अखिलेश जी के हम लोग आभारी हैं। इस बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और ये सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है। पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे। लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं संस्थाओं के सहारे अपनी सरकार बनवा ली महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके, और अब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। और हमें उम्मीद है कि जो जनता देख रही है, वो जो ऐसे काम करने वालों के खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है, करेगी जनता। ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित, 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं।
ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पीएमएलए का जो कानून है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए 2018 में जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है। और मैंने आपको बताया, कई बार बता चुका, कई इंटरव्यू में बता चुका, किस तरह से फर्जी मामले तैयार किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। 10-10, 12-12 बयान ले रहे हैं। 10 बयान में कुछ नहीं बोल रहा आदमी, जैसे उसको अरेस्ट करते हैं, उससे गवाही लेते हैं और फिर उसकी बेल हो जाती है। ये क्या है? सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। संजय जी, बीजेपी के लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम साहब इस्तीफा देंगे क्योंकि जेल में है, तो क्या कहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? वहां मणिपुर के सीएम के बारे में पूछ रहे हैं। किस सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। 1 साल से जहां पे हिंसा हो रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जिस राज्य के अंदर कत्लेआम हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचल के मार दिया, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम कर रहे हैं। तो कम से कम नैतिकता भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी है। मैं तो कहता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अजीत पवार ले लीजिए, नारायण राणे ले लीजिए, छगन भुजबल ले लीजिए, जनार्दन रेड्डी ले लीजिए, किसकी बात, हसन मुशर्रफ ले लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, मुकुल राय ले लीजिए, कितने नाम गिनाए। चुन चुन के देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए ये दोहरा। भारतीय सेना ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल किया। ये फायरिंग चीन सीमा के एकदम पास की गई। जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। भाजपा ने सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद द्वारा भड़काऊ बयान दिए जाने की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की है। इमरान के खिलाफ विधिक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। पत्र में लिखा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी मसूद ने जनसभा में वर्ग विशेष को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में फिर भाजपा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रखना। इमरान का ये बयान एक वर्ग विशेष में डर का माहौल उत्पन्न कर उन्हें दूसरे वर्ग से लड़ाने और विभिन्न कानूनों का घोर उल्लंघन है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना, धर्म में झगड़ा लड़ाना, समाज को तोड़ना है।
वो हमारा घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा उन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं। मुस्लिम लीग के साथ तो वो खुद थे, उन्हें अपना इतिहास पढ़ने दो तब उन्हें मालूम होगा। देखो, उनके दिमाग में देश में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर देश को फोड़ना, रिलीजन में झगड़ा लगाना, समाज को तोड़ना, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता है। हमारा जो मैनिफेस्टो है जिसमें हमने लिखा है वो अगर वो पढ़े तो उनको मालूम होता है, शायद उनको वो पूरा पढ़े नहीं। युवाओं को हम उनकी नौकरी पक्की करेंगे बोले, क्या सिर्फ वो मुस्लिम लीग को है? हमने ये कहा कि हर महिला को जो घर में बड़ी होती है किसी जात की, उसको 1 लाख रुपए सालाना महीना देना। हमने कहा ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? और किसानों की MSP गारंटी, ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? अरे मुस्लिम लीग के साथ तो वो खुद ही थे, उनके जो अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट, उन्होंने और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट की है, हर जगह गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटीज में। वो लोग हमको सिखाते, अभी उन्होंने अपना इतिहास अच्छा पढ़ने दो, मालूम होता। चिराग पासवान का विपक्ष पर बड़ा हमला है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार तमाम तरीके के घोटालों के लिए जानी जाती थी। आज इस सरकार में कम से कम घोटाला नहीं है, इस सरकार में कम से कम दंगे नहीं हुए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं रिसर्च भी करता हूँ, डेटास पे भी काम करता हूँ। आप मुझे बताइए ना, पिछली बार हम लोग मात्र 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। हम 3 दलों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। आज की तारीख में 2 ऐसे दल जो तब हम लोग के साथ नहीं थे, वो भी अब हम लोग को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, जिनकी लोकसभा पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिनके लिए मैं प्रचार करने यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो ऐसे में 19 से ज्यादा हमारी ताकत बढ़ी है ना। आप समीकरण भी देखें, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज भी आप देखें तो 19 में जहां पर थे उससे ज्यादा हम लोग की ताकत 2024 में बढ़ी है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि पिछली बार जो 1 सीट की चूक हम लोगों से हो गई थी, किशनगंज की जो 1 सीट हम लोग की रह गई थी, इस बार वो भी जीतेंगे और 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान देश भर की 400 प्लस सीटों में रहेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। को मौका मिला लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही देश ही नहीं दुनिया में अगर भारत का मान सम्मान, भारतीयों का रुतबा अगर बढ़ा है तो ये प्रधानमंत्री जी की देन है। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हुआ है। शौचालय बनाकर उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, उज्ज्वला योजना देकर। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक कठिनाई ना हो स्वास्थ्य लाभ लेने में, आयुष्मान योजना के माध्यम से उनका भी ध्यान रखा गया है। ये वही सरकार है जो पिछले 10 सालों में अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में जानी जाती है, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जानी जाती है, वंदे भारत योजना के बारे में जानी जाती है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानी जाती है। इससे पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि कौन से पायदान पर भारत की अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 सालों में 5वें और अगले 5 साल में तीसरे नंबर पर लेके जाने का जो लक्ष्य है, ये वो बुनियादी विकास हमारे देश, हमारे प्रदेश में हुआ है जिसकी अनदेखी लंबे समय से की गई थी। आज हमारी सरकार जहां विकास के लिए जानी जाती है, वहीं इसके पहले की भी सरकारें देख रहा है। यूपीए की सरकार थी 2004 से, अगर हम लोग बहुत पहले नहीं भी जाएं, यूपीए की सरकार को ही अगर हम लोग देखें तो 2004 से थी। किसके लिए जानी जाती थी? 2G के लिए, कोलगेट के लिए, तमाम तरीके के घोटालों के लिए। आज इस सरकार में कम से कम घोटाला नहीं है, इस सरकार में कम से कम कहीं दंगे नहीं हुए। ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लोग
ये सारी बातें करते हैं, लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार, फलाना ढिमकाना, ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर रहकर देश को, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाने का भी काम किया। ये वही लोग हैं जिनके रहते हुए देश में बड़े से बड़े दंगे हुए, आतंकी तक हमारे घरों के अंदर घुसकर हमारे लोगों को मारने में कामयाब रहे। तो ऐसे में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सीमाओं को भी सुरक्षित रखता है, देशवासियों को भी सुरक्षित रखता है, उनके खिलाफ कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप ये सारी बातें करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी। ईरान या इजराइल में रह रहे भारतीयों से भारतीय दूतावास से संपर्क करने और अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा गया। ये एडवाइजरी मध्य पूर्व में सैन्य तनाव के बढ़ते खतरे के बीच आई है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए कुछ रिपोर्ट में शुक्रवार को दावा किया गया है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इजरायली धरती पर हमला कर सकता है। आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम को लेकर एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार आज और कल 2 दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं हवा के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। 15 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और बारिश बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तेज से हवा चलने का अनुमान है। इन तीनों दिनों में तापमान में गिरावट रहेगी। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रहा है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।